चलो सभी इधर सारे इधर, ठीक है। देखो अपन ने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन कर लिए। मोस्ट ऑफ द तुम्हारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड ऑर्डर के भी आते हैं, तो वो एक बार अभी देख लेंगे कि उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। बस फॉर्मूले बता रखना और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल लिखना छूट गए थे अपने। एग्जाम्पल्स में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको एज इट इज़ याद ही करना है। जैसे जीरो ऑर्डर में अपने कहीं के एग्जाम्पल देखे थे, एक तो फोटो वाले थे जो यूवी आ रहा था, ठीक है, यूवी लाइट आ रहा था, समझ गए, फोटो केमिकल रिएक्शन पहला। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, मेटल्स के ऊपर कोई भी जो रिएक्शन होती है, या कैटलिस्ट वाली रिएक्शन, अगर एरो के ऊपर कोई मेटल लिख के दिया है, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर या गोल्ड पार्टिकल के ऊपर रिएक्शन हो रही है, तो वो सारे कहीं के एग्जाम्पल थे तुम्हारे जीरो ऑर्डर। तो दो चीज़ जीरो ऑर्डर से याद रही थी, फोटो केमिकल वाला और कोई भी कैटलिस्ट अगर बीच में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जो तुमको याद रखना होता है, रेडियो एक्टिव डीके। एक ही एग्जाम्पल आएगा तुमको बार बार फर्स्ट ऑर्डर में। रेडियो एक्टिव डीके के सारे एग्जाम्पल कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, किसी का भी रेडियो एक्टिविटी का डीके की इक्वेशन दी हो तो समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो अब ये बाकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर, पहला डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन, याद रखना फॉस्फीन PS3 होता है, उसका डिकम्पोजिशन है टूटना। कहीं का एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन N2O5 से ये बन रहा है। अच्छा आगे 2 है तो पावर के ऊपर 2 नहीं लगेगा, जरूरी थोड़ी है, मैंने बोला था, क्योंकि हमेशा रेट इक्वेशन प्रैक्टिकल उससे लिखी जाती है, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ से नहीं लिखी जाती। तो ये इक्वेशन भी कहीं का है फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल। N2O फर्स्ट ऑर्डर, ये याद ही करना है, N2O और N2O5, ठीक है। ऑल रेडियो एक्टिव डीके, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। रेडियो एक्टिव डीके सारी कैसी है फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डीके समझ में आता है ना, डीके मतलब टूटना, रेडियो एक्टिव मतलब यूरेनियम मान लो रखा है तो यूरेनियम रेडिएशन फेंकता रहता है ना, यूरेनियम कोई सा भी हो, पोलोनियम, कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ पड़ी है तो टूटेगी। NH4NO2, ये Cl2O7 H2O लिखे थे, मैंने लिख दिए, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बात नहीं। ये स्टार्टिंग के याद ही करना है, चारों रटे होने चाहिए, ठीक है, चारों रटे होने चाहिए। डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फेन, ये N2O5 ये, और रेडियो एक्टिव तो सबसे ज़्यादा अच्छे से। उसके अलावा ये दो एग्जांपल और हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत दोनों। अब इससे रिलेटेड ही दो नए टर्म आते हैं तुम लोगों के पास, वो पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये भी याद रखोगे, एसिडिक मीडियम बेसिक में, ठीक है। ये तो एग्जांपल भी कहेंगे तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब एक नया टर्म आएगा तुम्हारे पास यहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर, उसके जैसे सेम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, उसके जैसा सेम क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो है फर्स्ट ऑर्डर लेकिन दिखता ऐसा है कि अलग जा रहा है ऐसा, क्योंकि बाद में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पास दो नए नाम, सारे इधर दो नए नाम आएंगे। एक होता है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब उस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या होता है, रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं। देखो जैसे रिएक्शन हो रही है तो इसमें एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं बस, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2। लेकिन इसका जब रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ हमेशा एक्सिस वाली चीज़ का नहीं लिखा जाता। अगर मान लो ये यूनिमॉलिक्यूलरिटी होती है, इसका रेट लॉ कैसे लिखूंगा, R = K CH3COO2H5, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाटर। लेकिन ये वाटर नहीं लिखूंगा ना मैं, क्योंकि एक्सिस वाली चीज़ों को कभी भी रेट लॉ में नहीं लिखते, बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर नहीं लिखा जाए, तो बस ये चीज़ समझ में। इसका ऑर्डर क्या है, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या है, रेट लॉ की ऑर्डर पता करते हैं, ऊपर जो भी लिखा होता है तो ऑर्डर क्या होगा, 1। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो 1 है, वरना ऑर्डर तुम कभी भी नहीं लिख पाओगे ऐसे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर वाटर लिख देता तो ऑर्डर क्या कर देते तुम, 2। बेटा सारे इधर देख लो, अगर वाटर लिखता तो ऑर्डर क्या कर देते, 2।
सिंगल स्टेप है बोल रहा हूँ, बोल दिया मैंने सिंगल स्टेप है, तो तुम ऑर्डर लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर वाटर लिख देता तो कैसा दिखता है वो सेकंड ऑर्डर, लेकिन वाटर एक्सिस में तो वाटर कभी नहीं लिखते, तो है कैसा फर्स्ट ऑर्डर। तो दिख ऐसा रहा है सेकंड जैसा, लेकिन है कैसा फर्स्ट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। स्यूडो मतलब नकली, ऐसा थोड़ा उसके जैसा सेम से, तो स्यूडो फर्स्ट इसीलिए नाम दिया है। स्यूडो फर्स्ट में आता है मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2 मॉलिक्यूल है ना, ये और ये, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलैरिटी का तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। कोई भी चीज एक्सिस में होगी तो उसका ऑर्डर नहीं लिखते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी लिखी जाती है। तो ये नहीं कि एक्सिस में तो तुमने मॉलिक्यूलैरिटी में भी नहीं लिखा। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में टेक पार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सिस में तो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा, रिएक्शन में तो पार्ट लेगा ना वाटर भी, तो जितनी चीजें रिएक्शन में पार्ट ले रही है वो मॉलिक्यूलैरिटी होता है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी में दोनों को गिनेंगे, तो 2, लेकिन ऑर्डर में एक्सिस वाली चीजें नहीं लिखते तो ऑर्डर में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए भी सीधा फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जितनी भी होती है मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर से ही नहीं जाते हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी वही ऑर्डर है। क्लियर है। अगला आता है तुम्हारा एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर का, ठीक है। कैन शुगर कौन होती है, सुक्रोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इन्वर्जन मतलब वो अपना घूम जाता है, HOH ऐसे वाला, इसीलिए उसको बोलते हैं कि डेक्स्ट्रो से लिवो, लिवो से डेक्स्ट्रो, ये चीजें होती रहती है, तो इसीलिए बोला इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, फ्लिप होना, किसका, कैन शुगर का। तो कैन शुगर 2 पार्ट में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लेकिन ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो ही रहेगा, लेकिन फ्रक्टोज कैसा हो जाता है, लिवो। तो मॉलिक्यूल देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमर है एक दूसरे के, पता है ना, आइसोमर है मतलब फॉर्मूला तो दोनों का C6H12O6 ही रहेगा, लेकिन वो फ्लिप होगा, HOH की पोजीशन कहीं ना कहीं फ्लिप है, तो इसीलिए वो फ्लिप हो गया, तो इन्वर्जन। तो ये एग्जांपल भी कहीं में आता है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका भी रेट कैसे लिखूंगा, R = K इंटू ये है ना C12H22 O11, और साथ में क्या है वाटर, लेकिन वाटर लिखूंगा क्या, क्योंकि एक्सिस में है ना, तो ये रेट लॉ में कभी नहीं आएगा, समझ गए। तो ऑर्डर क्या है इसका 1, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है 2, समझ गए। इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी अलग जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वही हेडिंग लिखी तुम्हारी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दिख 2 रहे हैं, लेकिन पार्ट रेट में सिर्फ एक ही लिखा था, तो इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। स्यूडो फर्स्ट को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। लेकिन ये मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं, बोलेंगे डिपेंड्स ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल। और क्या डिपेंड्स, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन, ठीक है। रिएक्शन whose actual order is different from the expected using rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन से उसका ऑर्डर वैसा नहीं दिखता। रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो 2 चीज़ें आएगी, लेकिन उसके हिसाब से देखूंगा तो अलग है। तो ये चीज़ें, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1, समझ गए। तो ये होता है तुम्हारे स्यूडोफर्स्ट के 2 ही एग्जाम्पल है अपने इसमें, और वो दोनों स्यूडोफर्स्ट के एग्जाम्पल है किसके, अगर रियल में देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के 3 मेन एग्जाम्पल याद रखने, रेडियो एक्टिविटी लिखे, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ B-स्टार। इसके अलावा नाइट्रोजन वाले भी पूछे हुए एग्जाम में, N2O5 और N2O, वो याद क्लियर है। अब 0 फर्स्ट पढ़ लिया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने भी ऑर्डर बना सकता हूँ। तो अपन ने कॉमन इक्वेशन निकाल रखी है जिससे अपन कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। वो इक्वेशन है क्या, सीधा याद करो, हो जाए याद, ठीक है, नहीं है छोड़ दो। जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है nth ऑर्डर काइनेटिक्स, कोई सा भी ऑर्डर के लिए मैं इससे निकाल सकता हूँ। रेट कांस्टेंट kT = 1/n-1, मतलब ये ठीक है, kT = 1/n-1, 1/a - x की पावर n-1 - 1/a की पावर n-1, ठीक है। याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, मतलब 0 ऑर्डर निकालना है तो n को 0 रख दो, फर्स्ट निकालना है तो n को 1, n को 2, n को 3, n को 4, क्लियर है। बस n = ≠ 1 तो 1 के लिए नहीं है, उसके अलावा सब के लिए क्लियर है। टाइम पीरियड t हाफ, t को अगर t आप रखो x = a/2, ये सब ठीक है।
टाइम पीरियड की जनरल क्या है, a की पावर 1 माइनस n, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस n। जैसे अपन बोलते हैं ना टी हाफ डिपेंड करता है कि नहीं करता है। अच्छा, जीरो ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, जीरो ऑर्डर में करता है, a नॉट बाय 2k, a नॉट पे डिपेंड करता है। तो जीरो ऑर्डर में तो 1 माइनस 0 1, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड करता है क्या, नहीं। तो देखो 1 माइनस 1 0, a की पावर 0 1, तो इसमें तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। तो ये किस चीज के लिए है कि डिपेंड करता है टी हाफ a पे कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से तुम ऑर्डर भी पता कर सकते हो। क्लियर? ऑर्डर कैसे पता करोगे, ये कि एक का टी हाफ दिया है और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दूसरे का टी हाफ दिया और कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, या इतने कॉन्सेंट्रेशन पे इतना टी हाफ है तो इतने पे क्या होगा, ये अलग अलग पूछता। तो ये टी हाफ पहले का बाय दूसरे का, पहले का बाय दूसरे इंटू पावर 1 माइनस n। हमेशा देखो दो जगह पावर लग रही थी, वहाँ भी पावर 1 माइनस n से सॉल्व किया था। अगर इसको n माइनस 1 भी लिखा है ना तो वो a2 बाय a1 कर देगा, a2 ऊपर लिखेगा a1 नीचे लिखेगा और पावर को क्या कर देगा n माइनस 1। अगर उसको ये लिखना होगा ना a2 बाय a1, बुक में ये लिखे हैं तो वो n माइनस 1, समझ गए चीजें। और इसको अगर a को नीचे लाऊंगा तो उसमें भी n माइनस 1 कर दिया। तो ये समझ गए ना आप कैसे है वही चीज, बस 1 के अपॉन में कर दिया तो n माइनस 1 ऊपर है तो 1। तो ये दो तुम्हारे जनरल वो हैं इक्वेशन। यहाँ से मैं सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन लिखूंगा, समझ गए। इसके बाद अब ये तीनों ग्राफ वाली चीजें तुम लोगों को प्लॉटेड है, तीनों ग्राफ वाली चीजें प्लॉटेड है, ये अलग अलग ऑर्डर्स के, ठीक है। पहले अपन ने इक्वेशन अभी लिखी नहीं है, लिख लेंगे, बट पहले सीधा ग्राफ क्या है। देखो 1 अपॉन a माइनस x की पावर n माइनस 1 वर्सेस t मोस्टली स्ट्रेट लाइन। ये अगर तुमसे तीनों के अलग अलग पूछो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम ही होता है ना हमेशा, a का a बढ़ता है क्या कभी टाइम के साथ, ये हमेशा क्या होगा टाइम के साथ कम होगा। a से a नॉट नहीं, a नॉट से a नॉट इनिशियल है, इनिशियल से कुछ कम होगा, तो इनिशियल कुछ यहाँ पे है पॉइंट। जीरो ऑर्डर में कैसे कम होता है, सीधा ऐसे ग्राफ, फर्स्ट में थोड़ा ऐसे, सेकंड में और कर्व बढ़ जाएगा, थर्ड में और ज्यादा कर्व बढ़ जाएगा, समझ गए चीजें। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड और मतलब ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और ये सेकंड ऑर्डर। तो अगर पूछे कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे कम होता है, तो जीरो में डायरेक्टली, इसमें थोड़ा ऐसे, इसमें और ज्यादा, ठीक है। अगला रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, देखो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। इधर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, 2 और 3 होता है, ठीक है। रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है जीरो ऑर्डर में, रेट इज इक्वल टू k a दी पावर 0 डिपेंड करती है क्या, नहीं ना। तो रेट फिक्स होगी ना, तो इसमें रेट फिक्स रहेगी और डिपेंड नहीं करती, बाकी सब में डिपेंड करती है ना। r इज इक्वल टू k a दी पावर जो भी कुछ है, 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, तो सब में डिपेंड कर रही है, तो सबके ग्राफ कैसे जाएंगे, ये आता है, क्लियर। और कंसंट्रेशन की पावर 1 में ऐसा, 2 में भी ऐसा, 3 में या 3 और ये लगा दिया हमने, क्लियर है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगला टी हाफ और कंसंट्रेशन का। टी हाफ जीरो ऑर्डर का पता है ना तुम लोगों को, क्या होता है, क्या होता है, ए नॉट बाय, तो डिपेंड करता है ना कंसंट्रेशन पे, और डायरेक्टली है, तो ग्राफ डायरेक्टली का ऐसे ही बनता है। इसमें टी हाफ क्या होता है 0.693 बाय के, तो इसमें तो ए आई नहीं रहा ना भाई, तो ए आई नहीं रहा तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो टी हाफ कांस्टेंट रहेगा इस वाले में। जब अपन इसके फॉर्मूले लिख लेंगे टी हाफ को तो समझ जाओगे कैसे। कंसंट्रेशन ये रहा ना, ये तो टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि सेकंड ऑर्डर में 1 माइनस 2 क्या आएगा तुम्हारा -1, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है 1 बाय ए पे,
ठीक, इसका ग्राफ तुम्हारा ये और उसका ये कॉन्सेंट्रेशन 1/a है और ये कॉन्सेंट्रेशन 1/a² है ना। अब ठीक है, देखो इसका टी आप क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1 आएगा ना, इधर देखो 1 - 2 -1 आएगा, तो ये ऐसे ही हुआ ना टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो या तो इनवर्सली टू a बोलूं, तो अगर सिर्फ a लिखूंगा तो ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, लेकिन 1/a के तो डायरेक्टली हो गया ना, ये समझ में आता है ना, टी हाफ 1/a के तो डायरेक्टली है ना, अगर सिर्फ a से बोलता तो इनवर्सली है, 1/a के तो डायरेक्टली, तो 1/a अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ग्राफ सीधा, सेम चीज तुम इसमें लिख लोगे, इसका टी हाफ कैसा होगा, a की पावर 1 - n, तो 1 - n जो कौन सा थर्ड ऑर्डर है, तो 1 - 3 कितना होगा -2, तो ये इसका टी हाफ कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a², समझ। तो अगर सिर्फ a से बोलूं तो कैसे आएगा, लेकिन 1/a से बोलूं तो 1/a² से, तो 1/a² के तो डायरेक्टली है ना, इसलिए यहाँ पे तुमको 1/a² लिखना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ये बताना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1/a²। यहाँ ये यहाँ तो डायरेक्टली कुछ है ही नहीं, यहाँ तो a की पावर 0 है, इसमें क्या लिखोगे a की पावर 0, कुछ फर्क ही नहीं, इसमें सीधा a है ना, इसमें a है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, लिखेंगे ही नहीं क्योंकि a की पावर 0 होता है, इसमें 1/a और उसमें 1/a²। इतना समझ में आया। अभी अगला लॉग वाली चीज से अगर लिखना चाहूँ तो सबके लॉग वाले ग्राफ टाइम का है, कॉन्सेंट्रेशन a के साथ ये 0 ऑर्डर वाला, 0 ऑर्डर की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है, ऐसे सब में कम हो रहा है, ये log a ये, लेकिन ये 1/a का है ना, तो ऊपर कर देखो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम ही होता है, यहाँ बड़ा क्यों, क्योंकि 1/a का वो 1/a² का है, और ये जो गैप है ये वो कांस्टेंट आता है जो साथ में रहेगा, समझ लो, इसमें ये वाला पार्ट वो कांस्टेंट आ जाता है, ये तो किसका ग्राफ किससे दे रहा है ध्यान रखना, वो सिर्फ ग्राफ देके ऑर्डर पूछेगा, क्वेश्चन क्या आएगा, एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मान लो एक ग्राफ दे दिया और पूछे फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कौन सा है तुमको पता नहीं, ये 0 ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है अपना, ये सेकंड ऑर्डर का है, और ये, और कैसे पता करोगे, इससे कंसंट्रेशन A बोले तो 0, log A बोले तो फर्स्ट, 1/a ये, तो 1/a² थर्ड, सीधा ग्राफ देगा और पूछ लेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुमको पता, सीधा अगर ये वाले ग्राफ दे रहा है और फिर पूछ रहा है तो इन चीजों से पता कर लोगे, a की पावर 0, 1/a की 1/a², या फिर सीधा ये वाले दे रहा है तो कंसंट्रेशन की पावर से देख लो, समझ गए। तो ग्राफ ये तीनों में 4 4 4, ये 12 ग्राफ में से कोई भी ग्राफ देके वो ऑर्डर पूछता है कि कौन सी ऑर्डर का है, क्लियर है। अब अपन ने सारी चीजें पढ़ ली और ये भी पता कर लोगे, इससे अब सेकंड ऑर्डर लिखते हैं कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या है और इसी से थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन क्या है, इतना लिखेंगे और उनके एग्जांपल लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, बस ये करके ताकि कल मुझे जो पढ़ाना है तो वो पढ़ाऊंगा यार। चलो सभी सारे देखो 0 फर्स्ट समझ गए, अब सेकंड थर्ड की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन है, इससे तुम कोई भी ऑर्डर की निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर निकालना है तो n की वैल्यू 2 रख देना, थर्ड निकालना है तो n की वैल्यू 3 रख देना, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखना है, यहाँ से सॉल्व करो, KT इक्वल टू ये सेकंड ऑर्डर की निकालना है तो 2 - 1 कितना होगा 1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, K रखा T नीचे ले आया, ठीक है, 1/a - x, 2 - 1 1, तो उसमें पावर कुछ भी नहीं लगी, 1/1 2 - 1 1, तो इसमें पावर कुछ नहीं लगी,
अब थर्ड ऑर्डर में देखना ये चीज, थर्ड है तो 3 - 1 2, तो यहाँ 2 रखाएंगे, ये t नीचे आया, ठीक है। 3 - 1 2, तो पावर यहाँ भी 2 आएगी और यहाँ भी पावर 2 आएगी, तो देखो समझ गए। तो इस जनरल से तुम कोई भी रेट लिख सकते हो, कोई पूछ नहीं रहा हो बट पता होना चाहिए, नहीं दिखवाता है नहीं पढ़ाता तो बोलते सर ने तो छुड़वा दिया, चालू तो है बस 5 मिनट और समझ जाएगा। चलो इधर, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसको बुक में अगर K2 दिया हो क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, ये K3 बोलेगा क्यों, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। 1/t 1/a - x - 1/a, a - x क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, और a क्या है बेटा, इधर सुनो, a/a - x लिखते थे उधर अपन, a क्या था इनिशियल अमाउंट, a - x क्या है रिमेनिंग अमाउंट, तो 1 रिमेनिंग अमाउंट माइनस 1 इनिशियल अमाउंट और 1/t, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, 1 रिमेनिंग का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर और 1/2, समझ गए। इसके हाफ लाइफ क्या होती है 1/a के, तो a के इनवर्स में है ना, या फिर बोलो 1/a के डायरेक्टली में है, जो बोलना चाहूँ। यहाँ पे 3/2 a² into k, तो a² के इनवर्स में बोलूँ या 1/a² के डायरेक्टली में बोलूँ, ये तो इससे ये ग्राफ बना रखें, इससे ये और इसका ये, t हाफ और a का 1/a का डायरेक्टली में, t हाफ और 1/a समझ में आता है ना, ये 1/a और t हाफ डायरेक्टली में है तो ये ग्राफ बनेगा, बचा हुआ स्लोप रहता है 1/k, क्योंकि x एक्सिस के साथ जो भी हो इसमें, इस वाले में भी तुम्हारा क्या होगा, इसका और t का दिया है, फिर k इसने इधर कर दिया होगा, ये इधर K2 को यहाँ करूँगा, t को उधर, तो t का रिमेनिंग अमाउंट से फाइनल कितना है, तो t का रिमेनिंग अमाउंट से डायरेक्टली है ना, ये t यहाँ जाएगा, k यहाँ आएगा, ठीक है। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पार्ट, तो डायरेक्टली का तो ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ माइनस करके है ना, तो जो कांस्टेंट है वो ये रहता है mx - c वाला, तो -c वाला जो कांस्टेंट होता है वो माइनस होके ये रहा, समझ गए। सेम चीज इधर भी है, -c वाला कांस्टेंट ये है, mx - c वाला, ठीक है। और ये 1/a² और ये t उधर जाएगा तो t के डायरेक्टली है, समझ गए, ठीक है। सेम t हाफ का तो भाई दोनों का सेम ही है, इसमें 1/a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब एग्जांपल में इधर पहला एग्जांपल कौन सा आता है तुम्हारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बाय अल्कली, अगर एसिड होता तो कौन सा होगा वो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बाय इन एसिडिक मीडियम, क्या था फर्स्ट ऑर्डर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन अल्कली मीडियम, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, और ये कौन सा है सेकंड ऑर्डर, इसलिए एसिड मतलब फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया। H2 + I2 2HI से, हाँ ये दोनों क्या है सेकंड ऑर्डर, NO2 और NO और Cl याद ही करनी होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड से अपने क्वेश्चन नहीं आते, तो फर्स्ट की रट लेना बस, 0 और फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो रेडियो एक्टिविटी टीकेएम में दे देता है, तो हो जाता है। थर्ड ऑर्डर में ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए सभी। इसके एग्जांपल ये, तो ये देखो NO का यहाँ भी आ रहा है, एक NO का यहाँ भी आ रहा है, बस यहाँ NO किसके साथ है, O3 के साथ है, और यहाँ NO किसके साथ है, O2 के साथ है, तो ये मत कर देना 2 तो सेकंड ऑर्डर अलग है, सेकंड ऑर्डर में O3 है, थर्ड ऑर्डर में O2 है ना। फिर NOCl2 के साथ, NOH2 के साथ, उधर एक ही NO आ रहा है, बाकी NO2 आ रहा है। चलो ये याद कर लोगे इतना, एग्जांपल्स में उसमें को याद ही करते हो। अब ये रखना है तुम लोगों को, फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या किन किन रिएक्शंस के होते हैं, या जब अपन ने पढ़ा ना, ऑर्डर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो, फ्रैक्शनल, डेसिमल में सब तरह के होते हैं, और ऑर्डर हमेशा प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर किन रिएक्शंस के होते हैं, या ये 5 रिएक्शन, कुछ नहीं समझ में आया ना, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर अपने 5 ही एग्जांपल है,
फ्रैक्शनल ऑर्डर कितना होगा 1.5। एक ही ऐसी जिसका 2.5, सीधा 2.5 वाली याद करो, बाकी कुछ भी एग्जाम्पल आया 1.5 लगा देना, सही जाएगा तो जाएगा वरना गलत। और क्या होगा क्योंकि देखो ये 5 ही दिए आपने, इसमें एग्जाम्पल आना ही 5 में से ही चाहिए, तो सबके कैसे 1.5 एक्सेप्ट ये 2.5 है ये वाला, बाकी सबके फ्रैक्शन में कैसे 1.5। तो एक बार दिमाग में रख लो कि H2Br2 2HBr 1.5 COCl2। अच्छा ये दोनों रिएक्शन देखो, CO प्लस Cl2 से COCl2, इसी की इन्वर्स रिएक्शन ये है ना, COCl2 से CO प्लस Cl2, लेकिन दोनों के ऑर्डर अलग है। ऐसा नहीं है कि इन्वर्स है तो ऐसा कुछ, ऑर्डर कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो हो प्रैक्टिकली है, तो यहाँ से तुम कितने पूछ सकते हैं। दोनों भले ही एक दूसरे की इन्वर्स है लेकिन ऑर्डर दोनों का अलग है। यहाँ भले ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्स थी लेकिन ऑर्डर दोनों का क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मार्क करो तो ये दोनों कैसी है, सेकंड है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन जो है एक का 2.5 है, एक का 1.5 है। फिर अगला CH3CHO CH4 और CH3 CHCl, तो सबका कैसा है, फ्रैक्शन में कोई सा भी आ जाए तो 1.5 एक्सेप्ट 1, कौन सी, CO प्लस Cl2 दैट विल बी 2.5। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अपना ये वाला पार्ट खत्म होता है, ये रिएक्शन वाला पार्ट। अब बचता क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ना, सिंगल ऑर्डर और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ना, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, और उसमें RNF वाला जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये 4-5 चीज़ों कुछ बची, ये अपन 1-2 लेक्चर में खत्म करते हैं, 1-2 का मतलब कल ही। ठीक है, चलो थैंक यू।